हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम प्राइम। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ भूगोल। इसमें मैंने भूगोल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और इसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो इस तरह से हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत, मंदाकिनी, तारामंडल, सौर मंडल के पिंड, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध जिसमें घूर्णन यानी रोटेशन या दैनिक गति के बारे में पढ़ेंगे, और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन या वार्षिक गति के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा उपसौर, अपसौर, एप्साइड रेखा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं और संक्रांति यानी मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे भूपरपटी, मेंटल और केंद्रीय भाग के बारे में पढ़ेंगे, और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कॉनराड असंबद्धता, मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, रैपेटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता तथा लेहमैन असंबद्धता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू मध्य, वन आदि का ज्ञान होता है। ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 10 अरब तारे होते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, यह एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दी थी। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, यह थ्योरी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दी थी। तीसरा है दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यह थ्योरी डॉक्टर एलन संडेजा ने दी थी। चौथा है स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लेशनरी थ्योरी, यह थ्योरी एलन गुथ ने दी थी। नेक्स्ट है मंदाकिनी क्या है? यह तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है और सबसे पहले इसे गैलीलियो ने देखा था। हमारे सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है देवयानी यानी एंड्रोमेडा। सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है यानी सबसे छोटी मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी, और हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। नेक्स्ट है तारामंडल तारों का समूह है जैसे उर्सा मेजर, मृग, सिग्नस और हाइड्रा। साइरस पृथ्वी से देखा जा सकने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। वामन तारे वे तारे हैं जिनका प्रकाश सूर्य से कम होता है, और विशाल तारे वे तारे हैं जिनका प्रकाश सूर्य से अधिक होता है। तारे की मृत्यु कब होती है? तारे की मृत्यु तब होती है जब तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। तारा क्या है? हाइड्रोजन का एक गैस पुंज है। नेक्स्ट है सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है और सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है सूर्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16.6 सेकंड होते हैं, तथा सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। पहले हमें लगता था कि सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य हमारी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। सूर्य क्या है? यह एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% है, हीलियम की मात्रा 26.5% है
और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिक संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड 3 तरह के हैं। पहला है परंपरागत ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद आते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह हैं प्लूटो, चेरोन, सेरस, 2003 यूवी 313। नेक्स्ट है लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड कौन से होते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड, धूमकेतु, कॉमेट, उल्का, मीटियोर एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड लघु सौरमंडलीय पिंड कहलाते हैं। इसके अलावा पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन से हैं? पार्थिव या आंतरिक ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति या बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य से सबसे निकट है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तथा आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में कैसा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और फिर छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह है बुध। अब हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे यानी मरकरी के बारे में। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है तथा यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है तथा यहाँ तापांतर सबसे अधिक होता है यानी 600 डिग्री सेल्सियस। यानी बुध ग्रह पर दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और जो इन दोनों के बीच का तापांतर है वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट शुक्र यानी वीनस ग्रह। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से देखा जा सकने वाला एक ग्रह है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है और अरुण भी ऐसा ही करता है। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता होती है, यानी इसके वातावरण में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है पृथ्वी, अर्थ। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और इसके अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ही दिन व रात होते हैं। इसी कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है तथा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यानी पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य के बाद अगर कोई तारा है तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है मंगल, मार्स ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिस कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी मंगल ग्रह में उपस्थित है। नेक्स्ट है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह। यह पीले रंग का होता है तथा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं तथा उनमें सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। नेक्स्ट है शनि यानी कि सैटर्न। शनि ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है तथा इसके तल के चारों ओर 7 वलय हैं। इसके 62 उपग्रह हैं जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, यानी शनि ग्रह को जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। नेक्स्ट है अरुण यानी कि यूरेनस। यूरेनस का तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है।
यह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि इसके विपरीत जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं, जिनमें से 5 वलयों के नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलोन है। नेक्स्ट है वरुण यानी नेपच्यून। वरुण हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है तथा इसके 8 उपग्रह हैं, जिनमें से टिट्रॉन सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। पृथ्वी की 2 गतियां हैं। पहला घूर्णन रोटेशन या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण रेवोल्यूशन या वार्षिक गति। घूर्णन या दैनिक गति क्या है? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिस कारण दिन व रात होते हैं। इसे ही दैनिक गति कहते हैं। यानी पृथ्वी दिन में अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसे उसकी घूर्णन गति कहते हैं। तथा परिक्रमण या रेवोल्यूशन या वार्षिक गति वह क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, लेकिन घूमने के साथ साथ वह सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है। इसे वार्षिक गति कहते हैं। नेक्स्ट है उपसौर यानी पेरिहेलियन। जब पृथ्वी दीर्घवृत्तीय परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को होता है। अपसौर यानी एफेलियन। जब पृथ्वी सूर्य की दीर्घवृत्तीय परिक्रमा कर रही होती है और वह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, यानी कि एफेलाइन, जो कि 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है एप्साइड रेखा। उपसौर व अपसौर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश यानी लैटिट्यूड व देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। यानी पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, इस बात का निर्धारण करने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को दर्शाता है तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को दर्शाता है। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा वह रेखा है जो भूमि को मध्य से विभाजित करती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। यानी अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये जो अक्षांश रेखा है ये कर्क रेखा कहलाती है तथा इसके नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक व्रत यानी यहाँ पे 66.5 डिग्री अक्षांश होता है, उसे आर्कटिक व्रत कहा जाता है और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। ये दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अक्षांश रेखाएं एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा हमारी कौन सी? हमारी विषुवत रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी इसे बोला जाता है तथा विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। ये जो है ये बराबर दूरी पर होती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के उत्तर में
भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। वहीं भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी ये जैसे उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इस तरह से उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लंबाई बराबर होती है, लेकिन ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, इनकी दूरी कम ज़्यादा होती रहती है। बीच में दूरी अधिक होती है और किनारों पर यानी ध्रुवों पर इनकी दूरी कम होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी बीच में विषुवत रेखा पर दूरी बढ़ जाती है और ध्रुवों की ओर इनकी दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है और ध्रुवों पर ये एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है, यानी विषुवत रेखा यहाँ पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, 111.32 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच देशांतर रेखा को प्रधान माध्य रेखा कहा जाता है। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। प्रधान मध्य रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिने ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से देशांतर रेखाओं के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। इन देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। विषुवत रेखा पर यानी सेंटर में इनके बीच की दूरी देखिए ज़्यादा होती है और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर एक साथ मिल जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर भी एक साथ मिल जाती हैं। विषुवत रेखा पर यानी यहाँ सेंटर पे इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, यानी 2 विषुवत रेखाओं, ये जो 2 विषुवत रेखाएं हैं इनके बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं उत्तरी ध्रुव की ओर जाते जाते इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, ये जो 2 देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गौरे के नाम से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे भूपर्पटी यानी क्रस्ट के बारे में। पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है जिसके 2 भाग हैं। पहला सियाल जो सिलिकॉन व एल्यूमिना से मिलकर बना है, दूसरा है सीमा जो कि सिलिकॉन व मैग्नीशियम से मिलकर बना है। यहाँ पे SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब एल्यूमिना है और यहाँ SI का मतलब सिलिकॉन और MA का मतलब मैग्नीशियम है। पृथ्वी के कुल आयतन का 0% 5 भाग भूपर्पटी ही घेरे हुए है। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र मेंटल कहलाता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है तथा इसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग मेंटल घेरे हुए है। नेक्स्ट है केंद्रीय भाग यानी कि कोर। कोर निकेल व फेरस का बना होता है। कोर भाग द्रव अवस्था में होता है तथा यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट है कोनराड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के स्थान को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट है मोहवीसिक डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के स्पेस को मोहवीसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तीसरा है रेपटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच के स्थान को रेपटी असंबद्धता कहा जाता है। चौथा है गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच के स्थान को गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहा जाता है। लास्ट है लेहमैन असंबद्धता। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के बीच के स्थान को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाने की कोशिश करूंगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है केंद्रीय भाग यानी कोर। भूपर्पटी क्या है?
पृथ्वी की सतह से 34 किलोमीटर अंदर तक का क्षेत्र क्रस्ट कहलाता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिसके दो भाग हैं, सियाल जो सिलिकॉन और एल्यूमिना से मिलकर बना है और सीमा जो सिलिकॉन व मैग्नीशियम से मिलकर बना है। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला है ऊपरी मेंटल और दूसरा है निचला मेंटल। मेंटल पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र मेंटल कहलाता है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है और इसमें मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तीसरा है पृथ्वी का कोर भाग। कोर भाग को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। यह कोर भाग निकेल व फेरस का बना है और यह द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। इसके अलावा ऊपरी क्रस्ट, ये हमारा ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच के हिस्से को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच के हिस्से को मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता कहा जाता है। उसके अलावा ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल, ये हमारा ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल, इसके बीच का जो ये हिस्सा है, इसे रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। इसके अलावा निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच, ये हमारा निचला मेंटल है और ये हमारा ऊपरी क्रोड है। ये ऊपरी क्रोड है, ये निचला क्रोड है। तो निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। इसके अलावा बाह्य क्रोड, ये हमारा बाह्य कोर है तथा ये हमारा आंतरिक क्रोड है। इन दोनों के बीच का हिस्सा लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।